सेल्यूलॉइड के सितारे। सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक विनोद पांडे से। इनसे बातचीत कर रही हैं नीता वाजपेयी। दोस्तों नमस्कार। वैसे तो हर इंसान में अनेकों अभिलाषाएं, तमन्नाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं और हर इंसान चांद को पाना चाहता है, सितारों को तोड़ लेना चाहता है, हवाओं के साथ झूम-झूम कर गाना गाना चाहता है। पर चाहत से केवल क्या होता है? चाहत के लिए जब तक कठिन परिश्रम न किया जाए, रात दिन मेहनत न की जाए, एक नया सृजन न किया जाए, तब तक हमें कुछ नहीं मिलता। तो कुछ पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना पड़ता है, काम में जुटे रहना पड़ता है। यही एक पहली शर्त होती है और इस शर्त को जिसने अंजाम दिया वही सफल हुआ है। और आज मैं एक ऐसे ही सफल इंसान से आपका परिचय करवाने जा रही हूँ। ये है एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर एवं कलाकार तथा अब एक चैनल के हेड आदरणीय श्री विनोद पांडे जी। विनोद जी, आपका विविध भारती के स्टूडियोज में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विनोद जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई, उसके बाद आपने बहुत ही अच्छे-अच्छे सीरियल्स बनाए। रिपोर्टर, सबसे पहले आपकी सीरियल थी एयर होस्टेस और उसके बाद आपने जो उड़ान भरी, आपके सामने एक बहुत बड़ा आकाश था। तो ये सब आपने छोड़कर, क्रिएटिविटी को छोड़कर गंभीरदारी या गहन चुनौती क्या सोचकर आपने स्वीकार की चैनल के हेड के तौर पर? मैं चैनल का हेड तो नहीं हूँ, मैं प्रोग्रामिंग का हेड हूँ चैनल में। चैनल में प्रोग्रामिंग बहुत बड़ा उसका दर्जा होता है जी। ये एक अपने आप में चुनौती लेते वक्त कहीं मन के अंदर एक भावना ये थी कि हम लोग एक चारों तरफ से घिरे हुए हैं एक मीडियोक्रिटी के माहौल में, एक बड़े आम किस्म के पिछड़ेपन के माहौल में। टेलीविजन के क्षेत्र में कई चैनल आए हैं और चैनलों में जो कंपटीशन हुआ है उसमें जो कमर्शियलिज्म है इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि टेलीविज़न क्वालिटेटिवली आगे नहीं बढ़ पाया है, वो पीछे की तरफ ही जाता रहा है। जी। वही एक जैसे सीरियल, एक दूसरे को एमुलेट करने वाले सीरियल्स, ओरिजिनलिटी, मतलब अपने आप में अनूठापन इतना ज़्यादा देखने को मिलता नहीं था। तो हमने, मेरे कई साथी ये सोचते थे कहीं ना कहीं हमें एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए इन ऑर्डर टू चेंज द सिनेरियो ऑफ द टेलीविजन, उसको मीडियोक्रिटी से थोड़ा बहुत दूर ले जाने के लिए। क्योंकि ये एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये एक माहौल पैदा करने से ही हो सकता है। इसमें जो लोग क्रिएटिव होने का दावा भरते हैं उन्हें खुद आकर के अपने आप को अपने प्रोडक्शन से दूर करके योगदान देना होगा, ऐसा मुझे लगा और उसी भावना के तहत मैंने इसको स्वीकार किया। जब आप पहले खुद आप सीरियल्स बनाया करते थे, अच्छी-अच्छी सीरियल आपने बनाई हैं। मेरा ख्याल है सबसे पहला क्राइम थ्रिलर जो था रिपोर्टर, वो आप ही ने बनाया है। तो उस समय के दौरान आप खुद दूरदर्शन को अप्रोच किया करते थे कि आपकी सीरियल पास हो जाए, लेकिन अब जब आप खुद एक चैनल में हैं, लोग आपके सामने आते हैं, तो उनके प्रति आपका क्या एटीट्यूड रहता है? सबसे पहला एटीट्यूड तो ये रहता है कि हम जितने खुलेपन के साथ में, जितने दरवाज़ों को खोल के उनके साथ मिल सकें, वो बहुत ज़रूरी है। जी। और इसकी कोशिश हम सामूहिक तौर पर करते हैं। मेरे साथ जो मेरे साथी काम करते हैं उनको मैं हमेशा इस बात के लिए याद दिलाता रहता हूँ कि एक ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक प्रोड्यूसर को डर सा लगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को भी नहीं मालूम किस कोने से एक ज़बरदस्त टैलेंट सामने आ जाएगा।
इसलिए कहीं ना कहीं ये हमारी गलत है। पर एक कॉर्पोरेट संस्था का अपना एक मिजाज होता है, उसका पालन करते हुए हमें भी अपने आप को खुलेपन के अंदर भी एक अनुशासित तरीके से ही चलाना पड़ता है। इसलिए उसकी भी स्टेजेस बनानी पड़ती हैं एक विधिवत तरीके से किसी चीज़ को चलाने के लिए। तो एक अजीब सा संतुलन स्थापित करते हुए सारी चीज़ करनी पड़ती है। दूरदर्शन के साथ दो चीज़ें थी, एक तो सरकारी संस्था थी, सरकारी संस्था का अपना एक मिजाज अलग ही होता है। दूसरे एक अकेली टेलीविज़न संस्था थी। आज ऐसा नहीं है। आज टेलीविज़न बहुत कम्पिटिटिव है, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी आर्ट है। इसलिए आज का जो प्रोग्रामर है, जिसे प्रोग्राम चुनना है, टेलीविज़न पे लाना है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। इसलिए उसे अपनी आंखें और कान खोल के रखने पड़ते। बिल्कुल। हम विनोद जी आगे बढ़ें। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी पुरानी यादों को आपकी हम कुरेदें। सीरियल एयर होस्टेस और रिपोर्टर के बारे में कुछ सुनना चाहेंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने पसंद का कोई गाना हमारे सुनने वालों को सुनाएंगे? मेरा ख्याल है शुरुआत किसी ताज़े गीत से ही होनी चाहिए। बिल्कुल। इतने कॉर्पोरेट जो वातावरण है उसके अंदर रहते हुए भी जो रोमांस है वो छूटता नहीं है। तो एक फिल्म जो पिछले साल देखी थी जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम, वाह, उसका एक गीत बड़ा अच्छा लगता रहा है, आंखों की गुस्ताखियां। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, छुपी आँखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं, हाँ चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं। ओ पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं, ख्यालों की ये शोखियाँ माफ हो। हरदम तुम्हें सोचती है, जब होश में होता है जहाँ मदहोश ये करती है।
वाह विनोद जी, आपने इतना खूबसूरत गाना हमारे सुनने वालों को सुनाया। आइए अब इस गीत संगीत की धारा से निकलकर आपके सबसे पहले सीरियल के बारे में हम जानना चाहेंगे। जब आपने एयर होस्टेस और रिपोर्टर सीरियल दोनों बनाए थे, तो तकरीबन मेरा ख्याल है उस वक़्त हर खूबसूरत और एक जवान लड़की चाहती थी कि वो एयर होस्टेस बन जाए और हर जवान लड़का चाहता था कि मैं एक क्राइम रिपोर्टर बनूं। इन सीरियल्स के मेकिंग के बारे में कुछ बताइए हमें। एयर होस्टेस के मुतालिक मेरा तजुर्बा थोड़ा सा अलग रहा है। जब एयर होस्टेस चलता था और उसके बहुत बाद तक भी मुझे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, बड़ा एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता था जब मैं कभी किसी हवाई जहाज में सफर करता था। अच्छा। अक्सर ये होता था कि एयर होस्टेसेस खाना वाना सर्व करने के बाद मुझको बाकायदा फरमान के तौर पे मुझे बुला लेती थी कि आप ज़रा उधर आएंगे आइल्स में। तो मैं जाता था और वो मेरी खूब खबर लेती थी, बहुत अच्छी तरह से खबर लेती थी। कहती थी आपने कैसे बनाया ये, आपको मालूम है हमारी शादियां नहीं होंगी, हमारे माँ बाप कितने नाराज हैं, सब हमसे एयरलाइन में जाने के लिए मना करते हैं, ये पिक्चर आपने हमारे लिए लगाई है। और बड़ा मजा आता था क्योंकि पायलट लोग जो थे वो उसको बहुत अप्रूव भी करते थे सीरियल को। तो मैं आपसे सही बता रहा हूँ, इसमें कोई ज्यादती नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मुझे बाद में एक्सटेंशन भी इसीलिए नहीं मिला था क्योंकि खुद जो डायरेक्टर जनरल थे, जो दोस्त भी थे मेरे, हरीश खन्ना, वो खुद बिगड़ गए मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। यार क्या है तुम, ये क्या नई चीज कर रहे हो तुम, ये अजीब तरह की एक दूसरे शादीशुदा लोगों के बीच में अफेयर्स दे, ये सब, ये फिल्म नहीं है, टेलीविजन है। दूसरी तरफ आलम यह था कि मुझे याद है जब मैं अपनी एक फिल्म सच बना रहा था त्रिवेंद्रम में, फिल्म का नाम था सच, उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी थी 1988 में, ये शायद दिसंबर की बात थी। तो मेरे यूनिट को वापस आना था, कैमरामैन और उसके असिस्टेंट्स डायरेक्शन के लोगों को, पर टिकटें नहीं मिल रही थी। तो इसके लिए मुझे रेलवे के सबसे सीनियर ऑफिसर थे वहाँ पे, सदर्न रेलवे के, उनके पास जाना पड़ा। उन्होंने मुझे काफ़ी देर तक तो बिठा के रखा, बहुत देर तक बाहर, वो लंच वंच की बात कही कि वो अंदर लंच कर रहे हैं। जब मुझे बुलाया अंदर तो वो शख्स मुझे घूरता रहा, वो आदमी जिसने इतनी देर तक मुझे बिठाल के रखा था मुझे घूर रहा है। फिर अचानक उसने पूछा, यू आर इन एयर होस्टेस? मैंने कहा सर मैं एयर होस्टेस में था। तो एकदम उसका तेवर ही बदल गया। जब मैंने देखा कि चेहरे पे जरा अच्छा भाव है उसके, तो मैंने कहा कि इनफैक्ट आई ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड द एयर होस्टेस। ओह बैठिए। फिर तो पता नहीं क्या चाय वगैरह ठंडा वगैरह सब आ गया और इतना मूव्ड हो गया वो आदमी। बोला कि अब आगे से आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ एक दिन पहले मेरी सेक्रेटरी को बताना है कौन लोग जा रहे हैं, किस दिन जा रहे हैं, उनका टिकट की जिम्मेदारी हमारी होगी। इतना मूव हो गया वो आदमी। तो ये भी हुआ कि बाहर की जनता को पसंद था, लेकिन आप जो कह रही थी कि एयर होस्टेसेस जो थी बड़ी खुश थी, ऐसा नहीं था। अच्छा। लड़कियां एयर होस्टेस बनना चाह रही होंगी पर एयर होस्टेसेस मुझसे बहुत नाराज थे। और आपने विनोद जी जो सीरियल बनाई रिपोर्टर, उसे आपने टेलीविजन इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा स्टार दे दिया, शेखर सुमन। क्या है, चीज तो मिलजुल के बनती है। जब हम रिपोर्टर बना रहे थे तो मेरा खुद का सितारा बहुत ही ज्यादा गर्दिश में था, शेखर का सितारा भी बहुत ज्यादा गर्दिश में था। तो एक्चुअली ये एज ए लास्ट रिफ्यूज रिपोर्टर बनाना शुरू किया था। फिल्में बना रहे थे, फिल्म एक बनाने वाले थे अकेली, वो तब बन नहीं पाई थी। शुरू होने से पहले ही कुछ अड़चन आ गई थी तो फाइनेंस नहीं मिला था, इसलिए ये रिपोर्टर बनाना शुरू किया था। तो जब शेखर को बुलाया उसके लिए तो मैंने उसे एक बात कही, मैंने कहा देखो शेखर, तुम भी गड्ढे में हो बिल्कुल, मैं भी गड्ढे में हूँ, वी बोथ नहीं नीचे। तो भैया लेट अस उस ईमानदारी के साथ काम करें कि दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, घड़ा भरा जाए। आई एम श्योर टू एन एक्सटेंट शेखर ने भी मेरी मदद की, मतलब मुझे भी लाभ हुआ, रिपोर्टर से काफी लाभ हुआ। ये अपनी स्क्रिप्ट होती है, उसकी स्क्रिप्ट के हिसाब से उससे ज्यादा फायदा हुआ शेखर को। आपने अभी बातचीत के दौरान जिक्र किया आपकी सच और अकेली फिल्मों का। उससे पहले सबसे पहले आपकी फिल्म थी और ये फिल्म आपने एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट को लेकर बनाई थी। उस दौरान मेरा ख्याल है, तो क्या आपको लगा था लोग एक्सेप्ट करेंगे?
मैं ये तो नहीं कह सकूंगा कि लंदन के माहौल का असर पड़ा था फिल्म बनाने में, लेकिन लंदन में क्योंकि मैं रहता था और बहुत सालों से रहता, मुझे मतलब मैं अगर यहाँ लगता कि यार इसमें नहीं, ये तो सब्जेक्ट गड़बड़ है, ये सब्जेक्ट आगे चलेगा या नहीं चलेगा, इसमें स्टार्स लेने चाहिए, ये क्या नए लोगों को लेके बना रहे हो, इन सब चीज़ों की करप्टिबिलिटी मुझे छू नहीं पाई थी जी। लंदन में जब मैं ये फिल्म बनाने लगा तो मैंने भी औरों की तरह से 3-4 साथियों से बात करी थी कि उनसे मैं पैसे लूंगा। हर एक जो था पीछे हट गया था। आखिरी घड़ी में एक एक शख्स पीछे हट गया था। ओनली माई ओन बैंक, उन्होंने मुझे एक फैसिलिटी, बड़ी फैसिलिटी दे दी थी। वो मेरे प्रोजेक्ट से बहुत प्रभावित थे। उन्हें लगा जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, पर इस आदमी ने प्रोजेक्ट बड़ा करेक्ट बनाया, बिल्कुल स्टाइल से बनाया था, मतलब पूरे कॉर्पोरेट तरीके से। तो वो मेरा रिकॉर्ड ज़रा अच्छा था, क्योंकि मैं उन दिनों एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता था लंदन में। जी हाँ, और एड फिल्म मेकिंग कंपनी भी थी। अच्छा। तो वो काफ़ी सक्सेसफुल थी, पैसे रहते थे मेरे पास अच्छे, तो वो भी पैसे जोड़े हुए लगा रहा था और इस बैंक मैनेजर को मुझ पर विश्वास था। तो जब मैंने बनानी शुरू करी, और क्योंकि अपने आप रिस्क लेके बनानी शुरू करी, तो एक जो थोड़ा बहुत जो मेरे मन में कहीं ना कहीं खटका रह गया था, थोड़ी सी रिजर्वेशन रह गई थी, जो कि शायद मुझे निभानी पड़ जाती अगर मैं दूसरे साथियों के पैसे लेके लगाता, वो भी जाती रही। वो क्या थी कि मुझसे उन लोगों ने, सब ने जोर डाल के ये कहा हुआ था कि भाई एंड जो है यार, एंड में वाइफ जो है हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, नहीं चलेगी। तो मैंने एक ऑल्टरनेट एंड सोच रखा, तो कि वो प्लेन में बैठती है, फिर आ रही है पर खोई हुई है, और जब उतरती है प्लेन तो एक बड़ी सी लंबी गाड़ी आती है, वो उसे लेने वो चली जाती है, और वो उदास सी बैठी रहती है। तो वो, मैं हैप्पी तो नहीं कहूँगा, दैट वाज ए मोर ऑफ ए एंडिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। पर जब मैं बनाने लगा तो मेरे अंदर हिम्मत आ गई, यार जब अपने ही आप रिस्क ले रहे हो तो फिर अपने मन से बना। तो मैंने वही एंड रखा जो मैंने ओरिजिनली लिखा था। अच्छा। मैंने दूसरा एंड शूट ही नहीं किया। तो ये भी हो जाता, जब आप अपनी जिंदगी को अपने हाथ में, हथेली में ले लेते हैं, तो आप में हिम्मत ज्यादा आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, आप हमें एक बार फिर का कौन सा गीत सुनाएंगे? एक बार फिर मैं गीत लिखने की जिम्मेदारी मुझ पर ही आन पड़ी थी, क्योंकि धन मेरे पास बहुत कम था। तो काफी जिम्मेदारियां मुझे अपने ऊपर लेनी पड़ी। उसमें मैंने ही गीत लिखे थे। तो एक गीत के पीछे एक घटना है, और वो गीत है, सहमी सहमी आहें दहशत सी मन में, जाने ये मुझको क्या हो रहा है, याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है। इस गीत को भूपेन ने गाया था। हुआ यूं था कि जाड़े के दिन थे, बर्फ गिर रही थी बहुत जोर से, और मेरे पास पुरानी गाड़ी होती थी, उसमें मैं जा रहा था। तो अचानक उन दिनों जब आप पैसे जोड़ रहे होते हैं तो आप बहुत डिप्रेस रहते हैं और बहुत अपने आप को कहीं ना कहीं हीन भी महसूस करने लगते हैं। ऐसे में मेरा कम वक्त गाड़ी का हीटर खराब हो गया, ऑफ कर गया। तो ठंड लगने लगी बड़ी जोर से, और मेरे मुंह से निकला, क्या हो रहा है यार, ये जाने क्या हो रहा है मुझे। अचानक इस तरह से बहुत चिढ़ गया मैं, चिड़चिड़ा के भगवान को भी कहने लगा कुछ, जाने क्या होता जा रहा है मुझे। एंड बिकॉज द सॉन्ग ऑल्सो, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑन माई हेड, सडनली मेरा माइंड पॉजिटिविटी की तरफ चला गया। यार ये तो गीत बनता है बड़ा अच्छा। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते ठिठ होते हुए मैंने ये गीत लिखा, इसका मुखड़ा लिखा। फिर बाद में मुखड़ा लिखने के बाद में अंतरा लिखने में इम्प्रॉम्प्टू एक गीत बन गया। क्या बात है। सहमी सहमी आहें है दहशत सी मन में, जाने ये मुझको क्या हो रहा है, याद उनकी दिल से जाती नहीं है, जाने ये मुझको क्या हो रहा है।
से है छाई हर पल पे मेरा जी जल रहा है याद उनकी दिल से जाती नहीं है जाने ये मुझको क्या हो रहा है। वीरानगी है हर सू हर पत्ता गिर रहा है मेरे हाल दिल पे हाय आशियाना रो रहा है याद उनकी दिल से जाती नहीं है जाने ये मुझको क्या हो रहा है। विनोद जी, इस गीत के सुनने के बाद मेरे जहन में ये बात आ रही है कि आपने ये फिल्म बनाई लंदन में। आप किस तरह वहां गए और फिर वापस किस तरह यहाँ आए? क्योंकि एक बार फिर हिंदी फिल्म थी, उसका जो असली मार्केट था वो तो हिंदुस्तान में ही था। बिल्कुल। तो ये और मेरे लिए उसकी सफलता का मापदंड भी भारत ही होना था। ये उस भारत में उसके प्रति रिकग्निशन बहुत ज़रूरी था मेरे लिए और मेरे और साथियों के लिए भी। सबके करियर्स दांव पे लगे हुए थे, तो इस फिल्म को यहाँ लाया गया। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो थे उन्होंने वहीं देखी थी। तो यहाँ जब फिल्म को लाया गया इंपोर्ट के लिए इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, कस्टम्स ये वो। एफएफसी होती थी उस ज़माने में, एनएफडीसी को एफएफसी कहते थे। उनसे उन्होंने एडवांस में 15% कमीशन लिया बिजनेस जाने बगैर। एक राशि फिक्स कर दी कि इतना देना ही पड़ेगा। तो इतना मन कुड़ गया था, मैंने कहा यार ये हिंदी फिल्म आगे बनाई तो फिर ये बार बार दिक्कत आएगी सामने। तो मैंने भी तय किया, कुछ सर्कमस्टेंसेस भी, हालात भी ऐसे हो गए, क्योंकि लकीली फॉर मी जब एक बार फिर रिलीज़ हुई तो बहुत प्रशंसित रही somehow or other. इनफैक्ट गॉड वाज वेरी काइंड। कैलकाटा गेव अस ए गोल्डन जुबली इन एक बार फिर सिल्वर जुबलीज हुई। तो क्योंकि फिल्म सफल हो गई बॉक्स ऑफिस पे, इसलिए दूसरी फिल्में बनाने के लिए जो धन मुहैया करना पड़ता है वो भी आसानी से आ गया। तो सारी चीज़ें देखते हुए, ख़ासतौर पे कस्टम्स और इंपोर्ट की परेशानियों को देखते हुए, मैंने कहा जब फिल्म हिंदी में ही बनानी है नेक्स्ट 2-3 फिल्में, तो वहीं रहा जाए जहाँ उनका गढ़ है। बिल्कुल, यहाँ बॉलीवुड में। तो मैं इसलिए यहाँ। आपकी अगली फिल्म की चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अगला गाना कौन सा सुनाएंगे आप हमें? आपने मेरी फिल्म का जिक्र किया, तो अगर आप इजाज़त दें तो ये नज़दीक है कोई गाना सुना देता हूँ। ये नज़दीक है मेरी सेकंड फिल्म थी। पता नहीं मेरे अंदर कुछ गलत चीज़ हो रही है शायद, कि मैं गाना फिर मेरे जहन में ऐसा आ रहा है जिसे मैंने ही लिखा था। अच्छा। उसका आई होप आई एम नॉट नार्सिस्टिक। उसके बोल हैं, कितनी हंसी है नशीली नशीली ये नज़दीकियाँ। नशीली
हो जो साथ में, कुछ न चाहिए हुजूर। धीमी धीमी आहटें, धीमा धीमा सा सुरूर, आप हो जो साथ में, कुछ न चाहिए हुजूर। कोई चाह बाकी नहीं, हाँ इतना कहना है जरूर। हाँ, पास हो या दूर हो, न छोड़िए न छोड़िए ये नजदीकियाँ, ये नजदीकियाँ। बाहों में बाहें, सांसों में सांसें, नजरों में नजरें। हाँ, कितनी हंसी है नशीली, नशीली। महकी महकी चांदनी सी ये हमारी प्रीत है, हर घड़ी हो साथ हम, ऐसी नहीं कोई रीत है। महकी महकी चांदनी सी ये हमारी प्रीत है, हर घड़ी हो साथ हम, ऐसी नहीं कोई रीत है। चाहे जहाँ भी मैं रहूं, संग मेरे मीत है। हाँ, कैसे भी वो फासले ना कम होंगे, ना कम होंगे ये नजदीकियाँ, ये नजदीकियाँ। बाहों में बाहें, सांसों में सांसें, नजरों में नजरें। हाँ, कितनी हंसी है नशीली, नशीली। ये नजदीकियाँ। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक विनोद पांडे से नीता वाजपेयी की बातचीत। विनोद जी, आपने बहुत ज्यादा अरसे में बहुत कम फिल्में बनाई हैं, लेकिन एक से एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और इतनी थोड़ी सी ही फिल्में बनाने के बावजूद भी आपने बहुत ही नाम और शोहरत आपने कमाया है। क्या वजह थी कि आप कमर्शियल रूप में आप इतने जाने नहीं गए? आपने ज्यादातर आर्टिस्टिक ही फिल्में क्यों चुनी? ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं जब आज पीछे देखता हूँ, क्योंकि आर्ट के लिए भी बहुत पीछे बहुत बड़े पेट्रन की ज़रूरत होती है। ये अजीब सी बात है, पर सत्य है कि आर्ट जहाँ जहाँ उभरी है, पनपी है, उसके पीछे कोई बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल हाउस रहा है, राजे महाराजे रहे हैं। फिल्मों में भी यही लागू होता है। गॉडफादर की ज़रूरत होती है इन ए वे। जब आप अलग हटके फिल्में बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कोशिश करके स्टार्स के साथ में अच्छे ताल्लुक़ रखें, स्टार्स के साथ फिल्म बनाएं। उनका एक अंदाज़ होता है, उसको झेलें, उसको समझें। हम लोगों में क्या होता है, जब नए नए फिल्में बनाना शुरू करते हैं तो हम अब बड़ी ईमानदारी के साथ शुरू करते हैं। उसमें हम कोई सौदेबाजी नहीं करना चाहते। ये भूल जाते हैं फिल्म अपने आप में ही सौदा है। उसमें टिकट लेकर के जो आदमी जाता है, काफ़ी पैसे उसे खर्च करने पड़ते हैं। तो ऐसे में अगर आप, आज सोचता हूँ मैं शायद कहने के लिए कह रहा हूँ ऐसा लगे, लेकिन ये एक हकीकत है कि अगर आप
एक फिल्म बना लें अच्छे स्टार्स को लेके, मुझे स्टार्स मुहैया थे, तो उससे आपकी स्टैंडिंग भी हो जाती है। फिर आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। स्टार्स के साथ जब आप फिल्म बनाते हैं तो सुपर हिट होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि स्टार्स के साथ आप बनाते हैं तो सिस्टम अपने आप आपको आगे बन ले जाता जाता है, है। बिल्कुल। फिर आपको दूसरा स्टार मिल जाएगा, सही बात फिर वो है। फिल्म बड़े प्राइस में बिकती चली जाएंगी। लेकिन अगर आप बगैर स्टार्स की फिल्म बनाते हैं तो उसका सुपर हिट होना बहुत लाजमी है, क्योंकि अगर वो सुपर हिट नहीं होगी तो फिर आप नहीं उठ पाएंगे। एक बार फिर क्योंकि बहुत बड़ी हिट हो गई थी, इसलिए अपने आप उस मोमेंटम में मैं आगे बढ़ सका। लेकिन उसके बाद में मुझे इंडस्ट्री के तौर तरीके को समझना चाहिए था। उसमें ज़रूरी ये होता है फॉर ए लॉन्जिविटी कि आप स्टार्स को लेके फिल्म बनाएं। उसमें अगर वो ख़ास विशेषता लिए हुए नहीं भी हो, वो अगर सब्जेक्ट में कोई ख़ास विशेषता ना भी हो, तो भी आपको लॉन्जिविटी मिलती है। और उस लॉन्जिविटी में यदा कदा हर 2-3 साल बाद एक बढ़िया खूबसूरत फिल्म भी बना सकते हैं आप अपने मन के करीब। तो मे बी यू विल फाइंड दिस to be a statement from a defeatist kind of a mind, but I would say it is more practical than defeatist. विनोद जी, आप हमें ये बताएंगे कि आप फिल्में जब बनाते थे, आपकी क्या प्रेरणा क्या रहती थी? आपने कहा ना कि मन के करीब आपकी फिल्में होनी चाहिए, तो क्या मुतासिर होता था आपको, कौन सी बात? हर चीज के पीछे कोई हादसा होता है, मुझे लगता है। अगर आप एक बार फिर की बात करें तो मैंने एक बड़ा अजीब सा हादसा था, बड़ा सिंपल सा, एक मैगजीन है स्टार्टर्स, उसमें एक आर्टिकल निकला हुआ था एक बहुत बड़े सुपरस्टार के बारे में और उनकी वाइफ को लेकर के, कि उसमें कुछ इस तरह का संकेत था। आज शायद मैं नाम ले सकता हूँ, इतने साल बीत गए तो फर्क नहीं पड़ेगा। डिम्पल को लेकर के एक आर्टिकल था, तब वो फिल्म स्टार नहीं थी खुद, कि वो कितना अकेलापन था उनकी ज़िंदगी में और उनके हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे वगैरह वगैरह। तो अचानक मुझे लगा कि इस चमक दमक की दुनिया में एक शख्स बहुत अकेला भी हो सकता है। तो वो थॉट प्रोसेस बन गई, उसको लेकर के एक बार फिर लिख दिया, एक नॉवेल लिख लिया, फिर फिल्म बना ली। इस तरह से होता है। ये नज़दीकियाँ वाज इनफैक्ट एक बार फिर ये नज़दीकियाँ इन सच, क्योंकि जब एक बार फिर बन गई तो मुझे लगा कि यार ये फिल्म बड़ी सिंपलिस्टिक है। एक विषय को छुआ तो है इसमें, पर इसकी जो गूढ़ता है इसमें पूरी तरह से जा नहीं पाए। तो ये नज़दीकियाँ का गठन हुआ। इसका सब्जेक्ट का जो थॉट था वो मुझे शबाना ने बताया था। अच्छा। मुझे आज तक उस फिल्म का नाम याद नहीं आता जो शबाना ने मुझे उसका एक बड़ा कर्सरी तौर पे एक बड़ी वन लाइनर सुनाया था, क्योंकि मैंने उससे कह दिया था, स्टूडियो में बुलाया था उसने, तो मैंने कह दिया था कि आप कभी मुझे इसका फिल्म का नाम आगे नहीं बताएंगे। कोई फ्रेंच सब्जेक्ट था कोई, लेकिन उसका तत्व लेकर के हमने उसकी रचना कर दी। आई फेल्ट हैप्पी मेकिंग ये नज़दीकियाँ। ये नज़दीकियाँ मुझे लगा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में कुछ गंभीर डूबे, पर फिर भी बात अधूरी सी रह गई थी। तो मैंने इसलिए तीसरी फिल्म बनाई, जो कि इस श्रृंखला की तीसरी फिल्म हुई। It became a kind of a trilogy, और वो तीसरी फिल्म थी सच। अच्छा। That was also about man-woman relationships within and without marriage. अच्छा। So these three films became a kind of a treatise on man-woman relationships within marriage and without marriage. ओके। सच में तो कोई गाना नहीं था, सच में कोई तो इसलिए हम सुनने वालों को गाना उस फिल्म का तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपकी पसंद का कोई भी फिल्म का गीत। अगर मैं बहुत पीछे ले जाऊं आपको, बिल्कुल ले जाइए, ओल्ड इज गोल्ड। एक फिल्म थी परख, बहुत सालों पहले की बात है। उसका एक गीत, बरखा बहार आई। ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई हो सजना।
जले मोरा जियरा ओ सजना, बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। ऐसी रिमझिम में ओ सजन, प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गए। सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, सांवली सलोनी घटा जब जब छाई, अखियों में रहना गई, नींदिया ना आई ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई ओ सजना। विनोद जी, आपने ये गीत सुनने से पहले जब आपकी फिल्मों का जिक्र हो रहा था, आप बता रहे थे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के सब्जेक्ट को लेकर आपने इतनी सारी फिल्में बनाई। आज जब इसी सब्जेक्ट को लेकर इतनी सारी सीरियल्स बन रही हैं, तो एक अमूमन हमारे माहौल में, चाहे हम प्रेस में जो आर्टिकल्स आते हैं, चाहे आम लोगों से हम जब बातचीत करते हैं, तो हम यही सुनते हैं कि ये कैसे सब्जेक्ट पर बन रही हैं सीरियल्स, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस तरह के अब आज की तारीख में? आई थिंक हमने इस सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा निचोड़ दिया है, बहुत। और दूसरा क्या हुआ कि इसकी गंभीरता जो है ना, इसकी जो लेयर्स हैं जी, विच आर वेरी पेनफुल, उसमें जाने के बजाय हमने बड़े ऊपरी तौर पर, बड़े खोल के रूप में, इसको बड़े सरफेस लेवल पे सीरियल्स बनाए हैं। और वो सीरियल्स ज़्यादातर आजकल कुछ एक अंग्रेजी सीरियल हुए, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, सेंटा बारबरा वगैरह, उनकी चमक दमक देख के ज़्यादा बनाया है। हमने जब एक बार फिर बनाई थी, तब उस वक्त वो काफ़ी क्रांतिकारी चीज़ मानी गई थी, क्योंकि ऐसी चीज़ें नहीं बनती थी। पर हमने, अगर मैं अपनी पीठ ठोंक सकूं, तो एक चीज़ हमने की थी, हमने वी हैड नॉट मेड इट विद एनी अपॉलॉजी। किसी किस्म के हीन भावना को लेकर के, किसी किस्म की हीन भावना या एक आंखें झुका के नहीं बनाई थी, एक बिलीफ के साथ बनाई थी। आजकल बिलीफ बिल्कुल नहीं है, आंखें झुकाना भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक सस्ता नकलीपना है, एक नकल जैसे करते हैं। उसकी एक स्त्री शादी के दायरे से बाहर जब कोई ताल्लुक बनाती, तो वो हमेशा फाहिशा नहीं होती, वो बड़ी गंभीर शख्सियत हो सकती है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी हो सकती है। तो उसको, उसकी गंभीरता को समझ के तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छा काम हो रहा है। इसलिए हमने अपने टेलीविज़न में, जिस चैनल की जिम्मेदारी मुझ पे है, हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हम खामखा में इस तरह के सब्जेक्ट ना छुएं। आपकी कोशिश क्या रहती है कि किस तरह ओरिजिनलिटी? देखिए, हर चैनल कुछ नई चीज़ करना चाहता है, प्रतियोगिता का ज़माना है, उसकी वजह से हर एक को क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए। तो क्वालिटी में अगर कोई कहे गुड फोटोग्राफी, गुड साउंड, गुड प्रोडक्शन वैल्यू, सभी को चाहिए, गुड एक्ट परफॉर्मेंसेस सभी को चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक शब्द है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वालिटी के लिए, वो है ओरिजिनलिटी। मुझे ये विश्वास है कि हिंदुस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, न राइटिंग के लिहाज से, न थॉट के हिसाब से। तो उनको हम लोग उद्वेलित करते हैं अपनी तरफ से, हमेशा करते रहते हैं। भाई जो दिखाया जा रहा है उससे अलग, जो आपको
अंदर ही अंदर चर्न करती हो वैसी चीज सोच करके लिखाइए। लेट इट बी वेरी डिस्टर्बिंग। हमने शुरू में जब कुछ डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स या राइटर्स को चुना तो हमने उनके दरवाजे पे जाके दस्तक दी। हमने कहा वी वुड लाइक टू नो समथिंग विच माइट बी डिस्टर्बिंग यू। आपको क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है जो कि आप बनाना चाहते रहे बना नहीं पा रहे, लेट अस हियर दैट। अगर वो हमें भी डिस्टर्ब करती है तो हम दोनों साथ साथ काम करेंगे, तो हम दर्शकों तक वो चीज जरूर पहुंचाएंगे। और इस वक्त हमारी कोशिश है कि एक गाना उन तक पहुंचाया जाए। अगर मैं आपको फिर एक बहुत पुराने दौर में ले चलूं, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट का गाना, आर्टिस्ट की फिल्म का गाना, एक बहुत बड़े डायरेक्टर का गाना। ये कलाकार थे गुरदत्त। क्या? इनकी फिल्म कागज के फूल, एक बहुत ही दिल को छूने वाला गीत है इनकी फिल्म का, देखी जमाने की यारी। जमाने की बिछड़े सभी बारी बारी, क्या लेके मिले अब दुनिया से, आंसू के सिवा कुछ पास नहीं, फूल ही फूल थे दामन में, या कांटों की भी आस नहीं, मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी बारी। है मेहरबान, आरज़ू है जवां, फिक्र कल की करे, इतनी फुर्सत कहाँ। भर मेहमान हैं बहारें यहाँ, रात ढल गई फिर ये खुशियाँ कहाँ, पल भर की खुशियाँ हैं पल भर की खुशियाँ हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी, बढ़ने लगी बेकरारी। आप जब लंदन में थे तो हमें पता है कि आप बीबीसी के साथ भी जुड़े हुए थे। ये एक बार फिर ये चैलेंजिंग काम था। हाँ, चैलेंजिंग इस तरह से था क्योंकि मेरी जो खास जो मेरा काम था जिससे मुझे मेन रोजी रोटी मिलती थी वो बीबीसी का नहीं था, वो प्रसारण के जगत से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं लंदन में ब्रिटिश सिविल सर्विस में एक उच्च पदाधिकारी था,
लेकिन ब्रॉडकास्टिंग की तरफ मेरा हमेशा से रुझान रहा था। भारत में भी, इंग्लैंड जाने से पहले भारत में भी मैं ऑल इंडिया रेडियो में एक ड्रामा आर्टिस्ट भी हुआ करता था। तो ये बड़ा नेचुरल सा हो गया कि जब मैं लंदन गया तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, हिंदी में ब्रॉडकास्टिंग के लिए एक ही साधन था, वो था बीबीसी। तो बीबीसी से मैं जुड़ गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स में हिस्सा लेता था, लेकिन ख़ास तौर पर मैं एक न्यूज़ रीडर था। ये बीबीसी लंदन है। अब आप विनोद पांडे से आज के समाचार सुनिए। क्या बात है। बरसों, कोई 12-13 साल मैंने खबरें पढ़ी, दूसरे प्रोग्राम्स भी प्रेजेंट किए। और जब मैंने सिविल सर्विस छोड़ी और अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू की, तब भी ये करता रहा। सो मच सो कि एक बार फिर मैंने एक रोल किया छोटा सा, उसमें मैं बीबीसी का एक इंटरव्यूअर बनता हूँ, क्योंकि ये फिल्म स्टार जो इंडिया से आया हुआ है उसका इंटरव्यू करता है। हाँ। ये आपकी भी हर फिल्म में तकरीबन रहा है कि आपने अपने लिए हर फिल्म में एक छोटा सा रोल रखा है। क्या ये एक कलाकार की खुद सेटिस्फैक्शन के लिए है, या आप कहीं और नहीं कर पाए इसलिए खुद की फिल्म में आपने किया? ये कहीं ना कहीं जो तमन्ना पूरी नहीं हुई, उसको पूरा करने का छोटा छोटा जरिया है। मैं करता रहा हूँ, लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा हो गया कि दूसरे लोग भी मुझसे काम करवाने लगे। अच्छा। मैंने खुद तो खैर इससे ज्यादा कर लिया था। सच में एक सच का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो उसका मेल लीड है, वो एक काफी बुजुर्ग सा एक एडिटर है एक अखबार का, जिसका ताल्लुक, वो खुद भी शादीशुदा है, बड़े बड़े बच्चे हैं। उसका ताल्लुक एक मैरिड स्त्री से हो जाता है जिसके खुद बड़े बड़े बच्चे हैं। तो वो रोल भी मैंने ही किया था। अच्छा। सच मेरे दिल के बहुत करीब रही है वो फिल्म। उससे हमें लाभ भी हुआ, धन के लिहाज से भी वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। एंड इट वाज ए बेटर मेड फिल्म देन एक बार फिर एंड ये नज़दीकें द ट्रिलॉजी। तो हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ख्वाहिश रही थी एक्टर बनने की। मैंने स्टेज भी बहुत किया था शुरू में, कॉलेज के दिनों में भी करता था। लंदन जाने से पहले बम्बई के स्टेज पर मैंने काफ़ी काम किया। अच्छा, बम्बई में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है? बम्बई में मैं लॉ कर रहा था और काम भी करता था। 3-4 फिल्में बनाने के बाद मौका आया एयर होस्टेस बनाने के दौरान जी कि टेलीविजन से जुड़ना पड़ा। जब आप टेलीविजन से जुड़े, सीरीज आपने बनाई, आजकल इन दिनों जो आपका काम है उसमें क्या आपको क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपकी क्या पूरी होती है? मेरे बॉसेस ने मेरे थोड़ी सी क्रिएटिव जो मेरी खूह है उसको पूरा करने के लिए डी लाइन फोर्स किया मुझे बनाने के लिए, लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होता। इसलिए मैं कुछ ऐसे कदम उठाने वाला हूँ शीघ्र ही कि मैं कुछ ज़्यादा टेलीविजन का इंडिपेंडेंट काम करूँ। फिल्म तो एकदम शुरू करने वाला ही हूँ। इस वक्त विनोद जी, हमारी इच्छा ये हो रही है, हमारी अभिलाषा ये हो रही है अगला गीत सुनने की। एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही इमॉर्टल गायक का गीत आपको सुनाऊं तो कैसा रहे, जो कि हम सब ने सुना है, बार बार सुना है। गेस करूं? बताइए। मोहम्मद रफी या किशोर कुमार? आपकी बात सही निकली, किशोर दा का गीत सुनाता हूं आपको। फिल्म थी अमर प्रेम। चिंगारी कोई भड़के, सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, हो उसे कौन बुझाए। पतझर जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए।
मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का, हमसे मत पूछो कैसे मंदिर टूटा सपनों का। लोगों की बात नहीं है, ये किस्सा है अपनों का। कोई दुश्मन ठेस लगाए तो मीत जिया बहलाए, मनमीत जो घाव लगाए उसे कौन मिटाए। जाते ना जाने क्या हो जाता, जाने हम क्या कर जाते। पीते हैं तो जिंदा है, ना पीते तो मर जाते। दुनिया जो प्यासा रखे तो मदिरा प्यास बुझाए, मदिरा जो प्यास लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। विनोद जी, ये बताइए कि आपको इन दिनों फुर्सत के क्षण मिलते हैं? फुर्सत के क्षण भी उतने ही आवश्यक हैं, बहुत मुश्किल होते हैं। इट इज अगेन लाइक ऑक्सीजन, बट यू नीड इट। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में ऑक्सीजन है। बिल्कुल। एक तरह का जो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स है, कुछ आपने कही कुछ हमने कही, इसमें भी ये भी लाजमी है, जरूरी है। पर अगर एक लाइन में सवाल पूछिएगा तो नहीं के बराबर। और अगर मिलते हैं तो आप क्या करते? दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। लेकिन उस गीत को ना सुना के, अगर आप जो जहन में गाने के लिहाज से अगर पूछेंगी, आपने पूछा तो नहीं है कुछ सुनाने के लिए गाने? नहीं, बिल्कुल, आप सुनाइए। मैं बहुत ही इनएडिक्वेट फील करूंगा कि एक बहुत ही आला डायरेक्टर की फिल्म का जिक्र ना करूं। वो डायरेक्टरों के डायरेक्टर थे, विमल रॉय। उनकी एक बहुत ही लिरिकल फिल्म थी बंदिनी, और उसका बहुत ही टचिंग सेंसिटिव लिरिकल सॉन्ग था मेरा गोरा रंग लैले। मोरा गोरा रंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। मोरा गोरा रंग लैले, मोहे शाम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे
विनोद जी, आज सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आपने हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी-अच्छी टेलीविज़न और फ़िल्मों से संबंधित बातचीत की, उसके बारे में आपने हमें बताया। हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और आप यहाँ आए, इसका आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आपने सुनी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक विनोद पांडे से नीता वाजपेयी की बातचीत। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के निर्माण में हमारे प्रस्तुति सहायक थे रमेश गोखले और सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता शकुंतला पंडित। सेल्यूलॉइड के सितारे